Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and I welcome you all to the lecture. आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 11th का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन अ प्लेन में मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ा दिया है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। कुछ एक दो चीज़ें रह गई थी, वो मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर दूंगा। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नन अदर दैन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। So what is a projectile motion? First of all, you have to understand the meaning of the word projectile motion. Yes, and my dear friends, this is a very easy and very scoring topic, and this is my favorite topic of the entire physics. Projectile motion, oblique projectile motion, horizontal projectile motion, these are my favorite topics. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन आखिरकार होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज़ अ नेम, लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? सो इट इज़ अ नेम, इट इज़ अ नेम given to a motion, given to a motion in which क्या होता है, ये एक नेम दिया गया है एक टाइप ऑफ मोशन को, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी जो इनिशियल मतलब आप जो ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं वो किसी इनिशियल वेलोसिटी से पहले थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद जो भी वो मोशन करता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में करता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में करता है। तो ये तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग है। चलिए इसकी डेफिनेशन हम पूरी करते हैं। So this is the definition of projectile motion. You can note this down because this is very important from point of examination. आपके पेपर में ये आ सकता है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द नेम गिवन टू अ मोशन इन विच अ बॉडी इज थ्रोन इनटू स्पेस। एक बॉडी को हम स्पेस में थ्रो करते हैं, स्पेस इन द सेंस कि हम बस थ्रो करते हैं। आप स्पेस का अगर नहीं समझ में आ रहा, मतलब कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में थ्रो करते हैं, कुछ भी, ठीक है, स्पेस में थ्रो करते हैं किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से, उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो वो पार्टिकल है, जो बॉडी है, वो कहाँ मूव करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है। और एक इसमें अजम्पशन हम लेते हैं कि जो बॉडी है वो कोई भी इंजन या फ्यूल से काम नहीं कर रही है। ठीक है, हम मान लीजिए एग्जांपल बॉल का, बॉल से हम कैच खेलते हैं। तो कैच जब हम किसी को थ्रो करते हैं बॉल, तो कोई उसमें फ्यूल या इंजन नहीं होता। आप किसी मतलब रॉक, जब एयरप्लेन उड़ता है तो आप उसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एयरप्लेन हालांकि पैराबोलिक पाथ लेता है, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है, पैराबोलिक लेता है, लेकिन वो इंजन और फ्यूल पर डिपेंड करता है, इंजन और फ्यूल उसमें लगा होता है। इसलिए हम प्लेन को, रॉकेट को, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इंजन या फ्यूल का यूज़ हो रहा है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकते। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन के, कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कैसे हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जब मैंने पहला एग्जांपल दे ही दिया आपको, क्या, थ्रोइंग अ बॉल, थ्रोइंग अ बॉल, ठीक है, थ्रोइंग अ बॉल, इसमें हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन लग रहा है।
दूसरा हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, ठीक है। तीसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं, a particle is thrown or a body is thrown or object is thrown from a plane, from a rocket, है ना। प्लेन से अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करेंगे तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। फॉलो। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, तीनों चीज़ें बताऊँगा कैसे कैसे होता है। ये तो मैंने बता दिया, ये दोनों मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। ये बुलेट है, यू है, ये दिस इज यू, ठीक है। तो थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका है एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, ठीक है, एन एरोप्लेन। अब ये तीनों, ये दो एग्जांपल्स हैं, ये दो एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे है। देखिए बुलेट वाला एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। बुलेट वाला एग्जांपल में क्या है, बुलेट वाले एग्जांपल में मान लीजिए ये आपकी गन है, माई ड्राइंग स्किल्स आर नॉट टू गुड, ठीक है, सो प्लीज़ माई ड्राइंग स्किल्स आर नॉट टू गुड, दीज आर वर्स्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपकी एक राइफल है, ठीक है, मान लेते हैं। यहाँ से जा रही है आपकी बुलेट, मैं बहुत गंदी ड्राइंग बनाता हूँ मैं सीरियसली। ये आपकी जा रही है बुलेट, ठीक है, दिस इज द बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल, ठीक है, ये बुलेट है। अब जब बुलेट जाएगी तो ये पाथ ऐसे ऐसे करेगी, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके आगे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आने देंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये ऐसे ना हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। सो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। यू प्रोवाइड इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है, देयर आफ्टर इट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड नथिंग एल्स। दिस इज द बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। अब कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम एरोप्लेन से ड्रॉप करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा इस केस को। देखिए मान लेते हैं ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है, कैसा बनाया है, ऐसे, ठीक, ये आपका एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन आपका उड़ रहा है, यहाँ से ये आगे आगे ऐसे ऐसे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है ये, ठीक है, इस तरफ जा रहा है ये। अब जैसे ये जैसे ये उड़ रहा है उसी समय हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट तो सीधा सीधा नीचे गिर जाना चाहिए, बट नहीं, ये सीधा सीधा नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसकी अभी फ़िलहाल इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, ज़ीरो नहीं है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए आपका प्लेन ही चल रहा है, लेट्स से 150 मीटर पर सेकंड, वैसे बहुत कम है ये, और फिर मान लेते हैं 150 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपका प्लेन चल रहा है। तो जो आपकी जो बॉल निकलेगी या ऑब्जेक्ट जो भी निकलेगा वो 150 मीटर पर सेकंड से ही निकलेगा, ठीक है। जैसे कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, इमेजिन कीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, जब ट्रेन में बैठते कुछ खाते पीते हैं तो कोई रैपर वैपर होता है तो उसको फेंकते हैं ना, तो फेंकते तो वो कब नीचे सीधा थोड़ी गिर जाता है, पीछे की तरफ गिरता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पीछे की तरफ गिरेगा, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ ऐसे करके एक प्रोजेक्टाइल पाथ लेगा और पीछे की तरफ गिरेगा। इमेजिन अ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन को इमेजिन, क्योंकि प्लेन से तो कभी किसी ने कुछ गिराया नहीं होगा, ट्रेन से तो बहुत बार किसी ने कुछ ना कुछ तो गिराया ही होगा या देखा होगा किसी को। तो सीधा सीधा तो वो नीचे गिरता नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाके नीचे गिरता है। तो ये मत समझिए कि वो हवा चल रही है इसलिए, नहीं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। वो क्या कह सकते हैं हम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ही ट्रेन जैसी है, ठीक है। ट्रेन क्योंकि ट्रेन में था तो जैसे ही हमने ट्रेन से फेंका तो उसकी ज़ीरो नहीं होगी वेलोसिटी, वो ट्रेन की वेलोसिटी लेकर नीचे गिरा, ठीक है। नहीं तो प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, प्रोजेक्टाइल के लिए हमें एक वेलोसिटी प्रोवाइड करानी है, वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करानी ही है। ज़ीरो वेलोसिटी पे प्रोजेक्टाइल मोशन पॉसिबल ही नहीं है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे, मतलब क्या प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं।
अब हम समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या क्या अजम्पशंस लेते हैं। कुछ अजम्पशंस भी लेते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये मेरे पेपर में आई थी कि व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एनसीईआरटी में गिवन है, आप पढ़ सकते हैं, मैं भी अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। So these are the assumptions which we have to taken into account when we are talking about projectile motion. So these are the assumptions taken in account for the projectile motion. दो बार रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो 4 assumptions हैं, ये assumptions लेकर ही हम projectile motion को करते हैं, ठीक है, अपनी क्लास में। इसको मतलब हम लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन तब वो फिर projectile motion नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पहला एजम्पशन है हमारा नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर वाला दिखा देता हूँ, दिख गया होगा, ठीक है। नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेजिबल। मतलब क्या, कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मतलब स्फीयर जो टाइप अर्थ है, स्फीयर है ना, पूरी पूरी तरह का वैसे स्फीयर भी नहीं है, जियोइड टाइप शेप है, तो उसकी जो कर्वेचर है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। मतलब जब आप रॉकेट छोड़ते हो, रॉकेट जब छोड़ते हो तब इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। कर्वेचर ऑफ अर्थ का मतलब ये होता है कि अर्थ का जो कर्वेचर है, कर्वेचर मतलब अर्थ की जो शेप है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं इस केस में, ठीक। हम ये मान के चलते हैं अर्थ इज़ अ फ्लैट सरफेस, अर्थ इज़ अ फ्लैट सरफेस। लेकिन अगर हम रॉकेट उड़ाते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन वाले केस में हम इन सब को लेके चलते हैं, इसलिए रॉकेट साइंस बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ इज़ नेग्लिजिबल। अब देखिए अर्थ रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पर, उससे भी हमारी जो मोशन होती है वो अफेक्ट करती है। अगर हम अर्थ के रोटेशन के ही डायरेक्शन में घूमे चलेंगे तो हमें आसानी होगी, नहीं तो हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो वो सब टर्म्स आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अभी के लिए बस इतना समझिए कि ये सब अजम्पशंस हम लेके चलते हैं, ठीक है। फोर्थ है कि जी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने बिल्कुल ही प्रिसाइज वे में लिख दिया है, आप पूरी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, ठीक है। होता क्या है, जब हम जाते हैं अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर चले जाते हैं, तब ग्रेविटी जो होती है उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, वो कम हो जाता है। कम तो होएगा क्योंकि ये फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, तो कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है। लेकिन हम फोर्स कम हो गया तो जी भी कम हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ जी कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ हम जी कांस्टेंट मान के चलते हैं। यहाँ हम जो वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। वेरिएशन ऑफ जी लिख देता हूँ यहाँ पे, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट इज नेगलेक्टेड, ठीक है। वेरिएशन जो होती है जी में, हाइट की वजह से वेरिएशंस आ जाती हैं, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो आई होप आपको ये सारी की सारी अजम्पशंस भी क्लियर होगी होंगी, क्या कहना चाह रही हैं ये अजम्पशंस। तो अब इसके बाद हम सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन में घुसेंगे, ठीक है। उसकी हम मैथमेटिकल डेरिवेशंस करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब चीज़ें हम करेंगे। और देखिए एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये दो टाइप्स का होता है। कौन सा? पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा है आपका ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। दो तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी बिल्डिंग की हाइट पे खड़े हैं, वहाँ से आप
ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। आप कोई एंगल पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओब्लिक का मतलब होता है एंगल, मतलब आप किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, आप कुछ एंगल पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं, कुछ एंगल पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप सीधा ऐसे ही प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो बुलेट का जो केस होता है वो कौन सा होता है, अगर हम बुलेट को सीधा ऐसे, बुलेट को सीधा ऐसे ऐसे शूट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ऐसे करेंगे तो फिर तो ऑब्लिक होगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है। ऐसी जो एरोप्लेन वाला था, एरोप्लेन वाले में जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं नीचे, तो वो क्या होगा, दैट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, नॉट ऑब्लिक, क्योंकि हमने बस ऐसे करके उसको थ्रो करा है, ऐसे ऐसे थ्रो करा है, तो दैट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम जो कैचम कैच वाला जो होता है, बॉल को थ्रो करते हैं तो हम ऐसे करके थ्रो करते हैं, ऐसे। तो एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, एंगल पे थ्रो करेंगे तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल पे बिल्कुल मतलब कोई एंगल पे नहीं करेंगे तो कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें भी दो सब टाइप्स होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें भी दो सब टाइप्स होते हैं। एक तो क्या होता है, एक होता है कि मतलब आप सरफेस पर ही खड़े खड़े ये सब चीज़ें कर रहे हो। एक होता है कि आपका सरफेस ही इंक्लाइंड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इतना ही समझिए, क्योंकि ये जो चीज़ है जो मैं बोलने वाला हूँ ये जेई एडवांस की चीज़ है। ठीक है, जेई एडवांस वाले क्या करते हैं, बड़ी बड़ी ही चालाकी करते हैं। जेई एडवांस वाले वो क्या करते हैं, नीट के लिए भी नहीं है ये, सिर्फ जेई एडवांस मेंस के लिए भी नहीं। देखिए वो क्या करते हैं, ये आपको ही एक जेई एडवांस वाले आपको एक इसमें खड़ा कर देते हैं, आपको खड़ा कर देते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, वो खुद ही आपको एक इंक्लाइंड प्लेन में खड़ा कर देते हैं। विजिबल नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि थोड़ा सा गीला है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप होता है। आपको खुद को ही वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे खड़ा कर देते हैं। अब इंक्लाइंड प्लेन पे खड़ा करने के बाद वो आपसे कहते हैं कि यहाँ से थ्रो करो। अब ऐसे अगर आपने थ्रो करा, यहाँ खड़े खड़े सीधा सीधा थ्रो करा, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर यहाँ पर भी आपने किसी एंगल पे थ्रो करा तो क्या हो जाएगा, ये ओब्लीक। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, ये एंगल, ये वाला एंगल भी आपका आ जाता है, दिस इज थीटा, दिस इज एल्फा। ठीक है, तो वो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं उसको। वो ना 11th के सिलेबस में है, ना आपके नीट के सिलेबस में है, और ना ही आपके जेई मेंस के सिलेबस में। दैट इज़ प्योरली आईआईटी जेई एडवांस सिलेबस। ठीक है, सिर्फ आईआईटी जेई एडवांस में ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड होते हैं वो सारे क्वेश्चन। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ी देर से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन अभी नहीं करूँगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। लेकिन हम एक चीज़ सीख लेते हैं, एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन दिखता कैसा है। और हम क्या कैसे सीखेंगे, वो भी हम कैसे सीखेंगे, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल हम बाद में सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके 11th क्लास के सिलेबस के हिसाब से ओब्लीक वाला ही पूछा जाता है 95%। 5% चांसेस हॉरिजॉन्टल के होते हैं, 95% आपको सिर्फ और सिर्फ ओब्लीक ही पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन को। सो दैट्स अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इसमें मैंने क्या करा है, इसमें दो एक्सिस है, एक है ये एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस में ये हाइट में भी आगे बढ़ रहा है और ये मतलब डिस्टेंस में भी, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में भी ये आगे बढ़ रहा है। तभी तो ये 2D मोशन है। अब हम इसको इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, वाई प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D इन नेचर। तो देखिए ये मेरा पेन है, ठीक है, ये मेरा पेन है। अब मैंने इसको क्या करा, ऐसे थ्रो करा, ये देखिए, ये। अब देखिए फिर से, देखिए फिर से, ये एक और बार, ये। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ऐसे ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। सेम फॉर दिस, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ 2D मोशन। ये y में भी जा रहा है, x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, x में भी जा रहा है। दैट्स अ 2D मोशन, दैट्स व्हाट्स अ 2D
मोशन, ठीक है, ये 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल, ठीक। अब देखिए हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, एक u वेलोसिटी दी, और हमने इसको कहाँ पर वेलोसिटी दी, किस एंगल पे दी, मतलब थीटा एंगल पे दी, ठीक है, थीटा एंगल पे हमने इसको वेलोसिटी दी है, ठीक है, थीटा एंगल पे। अच्छा, थीटा एंगल पे वेलोसिटी दी हमने, मतलब ये क्या हो गया, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब ये इसके बाद कोई इस पे इंजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये किसके इन्फ्लुएंस में जा रहा है, ग्रेविटी के, तो कभी ना कभी ये आके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, पाथ हो गया, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये कैसा शेप होता है, कैसी शेप होती है इसकी, ज्योमेट्रिकली इट इज अ पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक शेप होती है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे ये पैराबोलिक शेप है। आपको पैराबोलिक की इक्वेशन पता होगी, हम इसको अगले सेशन में उस पर बात करेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री कहते हैं इसको, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ठीक। यहाँ से यहाँ पे पूरा यहाँ आ गया, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका आर, ठीक है, ये पॉइंट है आपका क्या है, आर है, और दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, दिस इज एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसको हम नीचे ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ, ठीक, दिस इज अ मैक्सिमम हाइट, थोड़ा लाइन थोड़ा सा ऐसी है, कोई बात नहीं, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं, क्या नोटिस करेंगे हम यहाँ पे, कि आपकी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब या आप किसी भी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आपके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। देखिए, जो रियल वेलोसिटी होगी आपकी वो तो टेंजेंशियली होगी, ठीक है, जो आपकी रियल वेलोसिटी होगी वो तो टेंजेंशियली होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली होती है ना, तो टेंजेंशियली होगी। और इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक यहाँ पे निकलेगा, एक निकलेगा ये यहाँ पे, ठीक है, ये दो कंपोनेंट इसके निकलेंगे, ठीक है। इसको हम अगर v कहेंगे, ये तो u है, इसको अगर हम v कहें फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा vx, ये क्या हो जाएगा vy, ठीक है। और अगर ये एंगल अल्फा है, मान लेते हैं ये एंगल आपका फाई है, चलिए फाई, ठीक है, इसको थीटा माने तो इसको फाई मान लेते हैं, अगर इसको अल्फा माना होता तो इसको बीटा मानते, थोड़ा सा कन्वेंशन, ठीक है। तो ये फाई है। अब देखिएगा वी वाई कैसे निकलेगा, वी वाई ये मैं बिल्कुल वेक्टर्स में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से पढ़ा देता हूँ। वी वाई कैसे निकलेगा, वी, ये वाला वी साइन थीटा, साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं, सॉरी फाई, साइन फाई, ठीक है। और वी एक्स कैसे निकलेगा, वी कॉस फाई, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हम रिजोल्यूशन कैसे करते हैं किसी एक वेक्टर का, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो जो अब इसको याद कैसे रखते हैं, जो थीटा के साथ में जो आपकी आर्म होती है वो वी कॉस थीटा होती है, जो थीटा से अलग होती है, थीटा से अलग होती है वो वी साइन थीटा होती है। ये बात आपको ध्यान है, थीटा के साथ जो होगी वी कॉस थीटा होगी, थीटा के अलग जो होगी वो वी साइन थीटा होगी। अब v की तो वैल्यू चेंज होती रह सकती है, ये f हो सकता है, मतलब फोर्स w हो सकता है, ये s हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो थीटा से अलग होगा वो क्या होगा साइन, जो थीटा के साथ होगा वो क्या होगा कॉस। साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर वाला चीज़ होती है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर मान के चलते हैं हम। और ये बेस जो थीटा के साथ है वो बेस थीटा से अपोजिट में है, वो क्या होता है परपेंडिकुलर, यहाँ बनेगा ना वो थीटा से अपोजिट वाला यहाँ बनेगा, तो उसको पैरेलल मैंने यहाँ बना दिया, सिंपल, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि कैसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी मतलब निकाल सकते हैं बाय दिस मेथड, ठीक है। अब देखिए तीन चीज़ें होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्या क्या, एक होती है आपकी एच मैक्स, ठीक है, एक होती है आपकी आर रेंज, एक होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इन तीनों की डेरिवेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये, डायरेक्ट,
ठीक है। और इनमें से सब क्वेश्चंस भी बनते हैं बहुत सारे, हम बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बहुत डेरिवेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं इन आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। अभी आपका काम क्या है, एनसीईआरटी में जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो रहा है तो उसको आप अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। अच्छे से रीड कर लो, पहला पेज रीड कर लो, क्योंकि वही मैंने पेज को पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, उसी पेज को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एच मैक्स, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशंस, डेरिवेशन और ट्रेजेक्टरी जो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो पैराबोला क्यों होती है, इसका भी हम प्रूफ अगली क्लास में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, ठीक है। एक और बात मैं बता देता हूँ, रेंज क्या है, रेंज ये है, ठीक है, रेंज ये होती है, एच मैक्स ये होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगा, और एक और बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगता है उसका डबल यहाँ से लेकर यहाँ तक लगता है, ड्यू टू व्हाट, सिमेट्री ऑफ मोशन, ठीक है। सिमेट्री, यहाँ तक आधा हो गया ना, आधा पाथ कवर कर लिया उसने, आधे पाथ के लिए उसको आधा टाइम और लगेगा, ठीक है। ये होता है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ मोशन। एक और बात आप ध्यान रख लीजिए, थोड़ी थोड़ी मतलब मुझे मन करता है कि सारे ही पढ़ा दूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ता है कि आपको समझ में आए कि ना आए, लेकिन फिर भी एक लास्ट बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है एच मैक्स जो होता है, वहाँ पे सिर्फ आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। इसके वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा ही, ठीक है। लेकिन आपको ये अभी के लिए ध्यान रखिए कि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन होती है क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, दैट्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। सो जब वो बिल्कुल हाइट मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो सिर्फ उसके बाद वी एक्स रह जाता है, एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी रह जाती है, वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। और तो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन इस तरफ होती है, वेलोसिटी इस तरफ होती है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स। तो एंगल क्या बनेगा? एंगल 90 डिग्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस केम इन टू माई एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो उस पर मैंने पेपर डिस्कशन किया था, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया भी था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एच मैक्स, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोला क्यों होता है, इन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।